हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कोड एडू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया यानी कि समकालीन शिक्षा और भारत। इसका यूनिट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि वैदिक, बुद्धिस्ट और इस्लामिक इन तीनों ईरा में एजुकेशन की क्या कंडीशंस थी। तो पेपर 104 का ही आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस ईरा यानी कि स्वतंत्रता पूर्व युग में शिक्षा। यूनिट 2 में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। मैकॉलेस मिनट 1835, वुड्स डिस्पैच 1854, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, गोखलेस बिल और वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम मैकॉलेस मिनट और वुड्स डिस्पैच, और इसके बाद अगला वीडियो जो मैं लाऊंगी उसमें हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, गोखलेस बिल और वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी मेरे 913 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आई एम शोइंग माई एफर्ट थ्रू दिस वीडियो, और आप मुझे अपना एफर्ट दिखाइए मुझे शाम तक 1K पहुँचाकर। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ इसे शेयर करिए जितना हो सके, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अब बिना 1 मिनट भी बर्बाद किए चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मैकॉलेस मिनट यानी मैकॉले का मिनट। यहाँ पे मिनट से मतलब वो टाइम वाला मिनट नहीं है, मिनट से मतलब है डॉक्यूमेंट या फाइल। इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। मैकॉलेस मिनट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैकॉले के मिनट का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन कॉलोनियल इंडिया वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट एट फर्स्ट because their sole goal was to make a profit through trade and other means। तो ये बात तो हम सबको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी। फिर धीरे धीरे भारत को उन लोगों ने अपने पिताजी की जहागीर बना लिया। तो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति पहले लगभग अस्तित्वहीन थी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य व्यापार और अन्य माध्यमों से लाभ कमाना था। ग्रेजुअली द वैल्यू ऑफ एजुकेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड द कंपनी बिगेन टू कंस्ट्रक्ट अ फ्यू इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। These learning centers provided instruction in Indian subjects in languages such as Sanskrit, Arabic, and Persian. Persian was also the court language. धीरे धीरे कंपनी द्वारा शिक्षा के मूल्य को पहचाना गया और कंपनी ने उच्च शिक्षा के कुछ संस्थानों का निर्माण शुरू कर दिया। ये शिक्षण केंद्र जो थे वो भारतीय विषयों की शिक्षा संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं में देते थे। फारसी राज दरबार की भाषा थी, मतलब उस टाइम पे मुगल रूल चलता था ना, तो उनके राज दरबार में फारसी भाषा बोली जाती थी। हायर एजुकेशन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उनका मीडियम इन्हीं में से कोई भाषा होती थी, या तो संस्कृत, अरबिक या फिर पर्शियन। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन। दिस एक्ट अलॉटेड एन एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग द सब्जेक्ट्स। 1813 में चार्टर अधिनियम आधुनिक शिक्षा की दिशा में देश का सबसे पहला ठोस कदम था। इस अधिनियम ने लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि आवंटित की। यानी ब्रिटेन में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने हर साल भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही चार्टर एक्ट 1813 में। By the time, missionaries were already present in the country and were involved in this field. However, they primarily provided religious education with the primary goal of Christianizing the heathen natives। जब चार्टर एक्ट आया तो उस समय तक मिशनरी देश में पहले से ही मौजूद थे और इस क्षेत्र में शामिल भी थे, मतलब इंडियंस को एजुकेट करने के फील्ड में। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की, जिसका प्राथमिक लक्ष्य था विधर्मी मूल निवासियों को ईसाई बनाना, यानी कि हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली जो मिशनरीज थे वो उन 1 लाख रुपयों को रिलीजियस एजुकेशन में खर्च करना चाहते थे। फॉलोइंग द चार्टर एक्ट देयर वॉज अ स्कीज्म, मतलब डिवीजन, अमंग द ब्रिटिश ओवर द मोड ऑफ एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड टू इंडियंस बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट बिलीव्ड दैट इंडियंस शुड बी एजुकेटेड इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस एंड टॉट देयर ओन स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट। एंग्लिसिस्ट बिलीव दैट इंग्लिश एजुकेशन वॉज द बेस्ट टाइप टू बी गिवन। चार्टर अधिनियम आने के बाद
भारतीयों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा के तरीके को लेकर अंग्रेजों के बीच एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में मतभेद हो गया। मतलब चार्टर एक्ट से ये तो कंफर्म हो गया था कि भारतीयों को भी एजुकेशन देनी है, लेकिन अब वो एजुकेशन किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, इस बात पे डिबेट होने लगा। तो अंग्रेजों के बीच दो तरह के गुट बने, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, जिसको हम कहते हैं प्राच्यवादी और आंग्लवादी। तो ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादियों का ये मानना था कि भारतीयों को उनकी मूल भाषाओं में ही शिक्षा देनी चाहिए और उनके खुद के धर्म ग्रंथों और शास्त्रों को ही पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि जो आंग्लवादी थे या एंग्लिसिस्ट, उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा सबसे अच्छी है। लॉर्ड मैकॉले अराइव्ड इन इंडिया एज प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन जून 1834. The famous Lord Macaulay's Minute settled the dispute in favor of Anglicist. The limited government resources were to be devoted solely to the teaching of Western sciences and literature in English. लॉर्ड मैकॉले जून 1834 में सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत आए। मतलब 1813 में जब चार्टर एक्ट आया, तब से लेकर 1834 तक ये डिबेट चली रही थी। फिर 1834 में लॉर्ड मैकॉले को इंडिया बुलाया गया और इस डिबेट का कोई सॉल्यूशन निकालने को कहा गया। मैकॉले को इंडिया में भारतीयों को जो एजुकेशन दी जाने वाली थी उसका क्या मीडियम होना चाहिए, ये बताने के लिए बुलाया गया था। कुछ रिसर्चेस करने के बाद लॉर्ड मैकॉले ने अपना मिनट पास किया। लॉर्ड मैकॉले के प्रसिद्ध मिनट ने विवाद को अंग्रेजीवादियों के पक्ष में सुलझा दिया। मतलब अब जितना भी सरकारी पैसा बचा था 1813 से लेकर 1834 तक, उन सारे सरकारी संसाधनों को अब केवल अंग्रेजी में पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के शिक्षण के लिए ही समर्पित किया जाना था। यानी कि ये डिसाइड हुआ कि अब जो भी एजुकेशन दी जाएगी भारतीयों को वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में होगी। तो ये तो था जनरल ओवरव्यू, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जानते हैं फीचर्स ऑफ मैकॉलेज मिनट। मैकॉले के मिनट की विशेषताएं क्या क्या थी। लॉर्ड मैकॉले अराइव्ड इन इंडिया ऑन June 10, 1834 as a law member of the Governor General's Executive Council and was appointed President of the Committee of Public Instruction. लॉर्ड मैकॉले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य के रूप में भारत पहुंचे और उन्हें सार्वजनिक निर्देश समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। In 1835, he was tasked with settling a dispute between Orientalist and Anglicist. He presented his famous minutes to the council in February 1835, which Lord Bentinck approved, and a resolution was passed in March 1835. 1835 में उन्हें प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के बीच विवाद को निपटाने का काम सौंपा गया था और उन्होंने फरवरी 1835 में परिषद के सामने अपना प्रसिद्ध कार्यवृत्त प्रस्तुत किया। यानी अपना मिनट जो था उन्होंने 1835 फरवरी में दिया, जिसे लॉर्ड बेंटिक ने मंजूरी दी और फिर मार्च 1835 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अब जानते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ मैकॉलेज मिनट, यानी मैकॉले ने जो अपना मिनट पेश किया था उसकी क्या सिफारिशें थी, उस मिनट में क्या लिखा गया था या क्या उनके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन होना था। सबसे पहली बात जो मैकॉले ने अपने मिनट में कही थी वो ये थी कि द मेन गोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट should be to promote European literature and science among Indians, and that all funds appropriate for the purpose of education would be best spent on English education alone. तो अब मैकॉले जी यहाँ पे अपना खेल खेल गए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य भारतीयों के बीच यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देना होना चाहिए और शिक्षा के उद्देश्य के लिए जितना भी धनराशि है वो सारा अकेले अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च होना चाहिए। All existing professors and students at all institutions under the committee's supervision shall continue to receive stipends, but no stipend shall be given to any students who may subsequently enter any of these institutions. कहने का मतलब ये है कि समिति की देखरेख में जितने भी संस्थान हैं उसमें मौजूदा सभी प्रोफेसरों और छात्रों को वफीज़ा मिलता रहेगा, लेकिन बाद में इनमें से कोई भी संस्थान में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र को कोई वफीज़ा नहीं दिया जाएगा। वफीज़ा का मतलब पेमेंट या फिर सैलरी। तो इनके कहने का मतलब था कि जो अभी मौजूदा इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी 1813 के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं जितने भी इंडिया में, उसमें जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या जो टीचर्स या प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उनको हम सैलरी या वेजेस देंगे, लेकिन अब इस मिनट के पास होने के बाद से जितने भी लोग इसमें एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनको किसी तरह का भी हम मतलब
पैसा नहीं देंगे अब। स्कॉलरशिप की तरह समझ लीजिए, पहले बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो इनके कहने का मतलब अब 1834 से वो स्कॉलरशिप हम बंद कर देंगे। No funds from the government were to be spent on the printing of Oriental works. All funds available to the government would be spent in the future on imparting knowledge of English literature and science to Indians. यानी कि प्राच्य कार्यों की छपाई पर सरकार की ओर से अब किसी तरह की धनराशि खर्च नहीं की जाएगी। प्राच्य या ओरिएंटलिस्ट का मतलब है ऐसी प्रिंटिंग जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। अब वर्नाकुलर शब्द का क्या मतलब होता है? लोकल, ठीक है, मतलब जो हमारी सामान्य भाषा है या आमतौर पर बोलचाल वाली भाषा। तो अब से ऐसी किसी भी भाषा वाली किताबों की प्रिंटिंग में कोई पैसा नहीं खर्च किया जाएगा सरकार की तरफ से। और सरकार के पास अब जितनी भी उपलब्ध धनराशि है, भविष्य में उसका उपयोग भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का ज्ञान प्रदान करने के लिए ही किया जाएगा। मतलब यहाँ से शुरुआत हुई भारतीयों के हाथ से ग्रंथ छीनकर इंग्लिश लिटरेचर की बुक पकड़ाने की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैकॉलेज मिनट। मैकॉले के मिनट के उद्देश्य क्या थे? स्पेंडिंग ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, ये तो साफ पता चल रहा था। मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, नॉट ओरिएंटल एजुकेशन। केवल पश्चिमी शिक्षा पर खर्च। मैकॉले चाहता था कि सरकार केवल पश्चिमी शिक्षा पर ही पैसा खर्च करे, प्राच्य शिक्षा पर नहीं। क्लोजर ऑफ कॉलेजेस। ही एडवोकेटेड फॉर द क्लोजर ऑफ ऑल कॉलेजेस दैट टॉट ओनली ईस्टर्न फिलॉसफी एंड सब्जेक्ट्स। कॉलेजों को बंद करना। मैकॉले ने उन सभी कॉलेजों को बंद करने की वकालत की जो कि केवल पूर्वी दर्शन और पूर्वी विषय पढ़ाते थे। पूर्वी से मतलब है हम लोग, ठीक है, हम लोग ईस्ट में थे और ब्रिटिशर्स वेस्ट से आए थे, इसलिए उनको पश्चिमी या वेस्टर्न कहा जाता है। तो मैकॉले उन कॉलेजेस को बंद कराना चाहता था जहां भी भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। He also advocated for the government to educate only a few Indians, who would then educate the rest of the population. This is referred to as the downward filtration policy. अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। मैकॉले ने सरकार से केवल कुछ भारतीयों को ही शिक्षित करने की वकालत की, जो कि बाद में जाकर बाकी की आबादी को शिक्षित करेंगे। इसी को कहा जाता था अधोमुखी निस्पंद नीति, यानी डाउनवर्ड फिल्टरेशन पॉलिसी। मैकॉले चाहता था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो अपना पैसा सारे इंडियंस को एजुकेट करने में ना लगाए, केवल कुछ इंडियंस को एजुकेट कर दे, और जो पढ़े लिखे होंगे, मतलब जो इंग्लिश समझ चुके होंगे, वो अपने घर या समाज, जाति, उन सब में जाके बाकियों को सिखा देंगे। तो बेसिकली मैकॉले भारतीयों को अंग्रेज भी बनाना चाहता था और अपना पैसा भी बचाना चाहता था। इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट। ही विश टू क्रिएट अ पूल ऑफ इंडियंस capable of serving British interests and remaining loyal to them. This group would be Indian by blood and color, but English by taste, opinion, morals and intellect. तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो मैकॉले का ये था कि खून से भारतीय और स्वाद से ब्रिटिश बनाना। वह भारतीयों का एक ऐसा समूह बनाना चाहता था जो ब्रिटिश हितों की सेवा करने और उनके प्रति वफादार रहने में सक्षम हो। ये समूह खून और रंग से तो भारतीय होगा, लेकिन रुचि, राय, नैतिकता, बुद्धि, हर चीज से अंग्रेज रहेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर मैकॉले, हम बन चुके हैं। नहीं, लिटरली मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में पता ही नहीं चला कि हम ईस्टर्न से वेस्टर्न कब बन गए। तो ये सब थे मैकॉले के उद्देश्य कि वो करना क्या चाहते थे अपने मिनट के थ्रू। अब जानते हैं मेरिट्स ऑफ मैकॉलेज मिनट। मैकॉले के मिनट की खूबियां क्या थी। अब जाहिर सी बात है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, किसी चीज के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी होते हैं। देख लेते हैं मैकॉले के मिनट के क्या फायदे थे। रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मैकॉलेज मिनट फॉर इंडियंस वॉज दैट इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी की भूमिका। मैकॉले के मिनट्स का भारतीयों के लिए पहला लाभ तो ये था कि इसने भारत में अंग्रेजी भाषा के विस्तार में योगदान दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा ने बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर इंडियंस। एडिशनली इट सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर इंडियंस टू रिसर्च द कंट्रीज करंट एजुकेशनल सिस्टम एंड राइट रिपोर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देयर। भारतीयों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया मैकॉलेज मिनट ने। इसके अतिरिक्त इसने भारतीयों के लिए देश की वर्तमान शैक्षिक प्रणाली पर शोध करने और वहां शिक्षा के मानक को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट लिखने के लिए
एक मॉडल या प्रेरणा के रूप में काम किया। यानी कि जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने मातृभाषा या वर्नाक्युलर लैंग्वेज की वकालत करने के लिए कई रिसर्च भी की, जिससे उन्हें ये पता चला कि भारत में शिक्षा की इस वक्त क्या स्थिति है। तो शोध करना या उस पर रिपोर्ट लिखना, इन सब चीज़ों के लिए भी प्रेरणा एक तरह से मैकॉले मिनट से मिली भारतीयों को। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। The next advantage that Macaulay's Minute provided to Indians was that it helped to create groundwork for modern education in the country. भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव। मैकॉले के मिनट्स ने भारतीयों को दूसरा लाभ तो ये दिया कि इससे देश में आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार करने में मदद मिली। तो एक तरह से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी भारत में। It represented a transition from the traditional indigenous एजुकेशनल सिस्टम टू अ स्ट्रक्चर्ड कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल सिस्टम। यह पारंपरिक स्वदेशी शैक्षिक प्रणाली से एक संरचित समकालीन शैक्षिक प्रणाली में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये एक तरह से दर्शाता है कि किस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो ट्रेडिशनल या कल्चरल बेसिस पे था वो आगे जाके मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी बेस्ड बन गया। डोरवे टू द वर्ल्ड लिटरेचर। The fact that Macaulay's Minute opened a gateway to international literature was another benefit it provided. New literary genres and writing styles were created as a result. विश्व साहित्य का द्वार। तथ्य यह है कि मैकॉले के मिनट्स ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए प्रवेश द्वार खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नई साहित्यिक विधाएं और लेखन शैलियां निर्मित हुई। मैकॉलेज मिनट ने जो वेस्टर्न एजुकेशन थोपी, उसका एक फायदा ये भी हुआ कि भारतीय पहले अपने ही समाज और अब सिर्फ अपने ही साहित्य तक सीमित रहते थे, और अब भारतीय अपने अलावा भी कई नई तरह के साहित्य या राइटिंग स्टाइल्स अब सीख सकते थे। नाउ कम टू द डिमेरिट्स। मैकॉले के मिनट के अवगुण। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यू नोन एज द ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, मैकॉलेज मिनट वॉज इंस्टेड फ्यूलिंग द फ्लेम्स। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, या आप एंग्लिसिस्ट भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेंटल एंग्लिसिस्ट एक ही चीज़ है। तो ये जो विवाद चल रहा था ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, इस मुद्दे को हल करने के बजाय मैकॉले ने इसमें और ज़्यादा आग भड़का दी। मतलब मान लीजिए अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे रूम का कलर ब्लू चाहिए, नहीं मुझे रूम का कलर पिंक चाहिए, तो माँ बाप अच्छा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि रूम का कलर ब्लू और पिंक में मिक्स कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे मैकॉले ने क्या किया, सॉल्यूशन निकालने की जगह आग को और ज्यादा भड़का दिया। आग भड़केगी कैसे? अगर माँ बाप रूम को या तो सिर्फ ब्लू कर दें या तो सिर्फ पिंक कर दें, तो जिसके मन का नहीं हुआ होगा ऑब्वियस सी बात है उसके मन में सामने वाले के लिए द्वेष तो उत्पन्न होगा ही। मैकॉले डिड नॉट लिसन टू एनी ऑफ द ओरिएंटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स। ही एग्रेसिवली इंसल्टेड देम इन एडिशन टू रिजेक्टिंग देयर प्लीज। मैकॉले ने जो प्राच्यवादी थे, यानी जो अपनी मातृभाषा का सपोर्ट कर रहे थे, उनकी कोई भी दलील नहीं सुनी। ना ही सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करना, बल्कि उनकी दलीलों को खारिज करते हुए मैकॉले ने उनका बहुत बुरी तरह से अपमान भी किया। Although his claim that English was the key to modern knowledge was true, it was not practical to educate Indians at all levels in English at the time because it was the beginning of modern education in India. हालांकि उनका यह दावा सही था कि अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है, लेकिन उस समय भारतीयों को सभी स्तरों पर अंग्रेजी में ही शिक्षित करना व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि यह भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत थी। हम ये मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा मतलब बहुत ही अच्छी है या मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाती है, लेकिन पूरी तरह से भारतीयों को उनकी खुद की भाषा से वंचित कर देना, मतलब एकदम उनको रोक लगा देना और अचानक से एक नई लैंग्वेज उनको इंट्रोड्यूस कराना, ये चीज़ काफ़ी गलत थी। Macaulay's claim that English only is used as a medium of instruction is unjustifiable. Other Indian languages have also been overlooked. मैकॉले का ये दावा बिल्कुल अनुचित था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल अंग्रेजी का ही उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के बाहर के देशों में भी ऐसा ही होता है। साथ ही मैकॉले के द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं को भी अनदेखा किया गया। The native people were further insulted by his comment that a single shelf of a fine European library was worth the whole native literature of India and Arabia. भारतीय इतिहास में ये मैकॉले की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस लाइन है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था इंडियन सेंटिमेंट्स को। भारतीयों को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ
क्योंकि उन्होंने भारतीय भाषाओं की बेइज्जती करते हुए ये कहा कि एक बेहतरीन यूरोपियन पुस्तकालय की एक शेल्फ ही भारत और अरब के संपूर्ण देश साहित्य के बराबर है। मतलब जितना भी ज्ञान भारत और अरेबिया के सारे साहित्यों को मिलाकर उन किताबों में होगा, उतना ज्ञान यूरोपियन लैंग्वेज की केवल एक शेल्फ भर की किताबों में मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। अर्थशास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, वेदों, पुराणों में जितना भी ज्ञान है वो सब यूरोपियन भाषा में ही तो है। अब मैकॉले भैया को ये कौन समझाता। The controversial downward filtration theory presented by Macaulay's Minutes was responsible for dividing society into two groups, the educated and the uneducated. For Indians, his downward filtration theory proved to be a failure. मैकॉले मिनट द्वारा प्रस्तुत की गई जो विवादास्पद डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी थी, जिसमें कि मैकॉले का ये कहना था कि हम लोग सिर्फ कुछ इंडियंस को एजुकेट करेंगे, सारे को नहीं, ठीक है। तो इसने समाज को दो समूहों में विभाजित कर दिया गया था। एक तो शिक्षित थे और दूसरे अशिक्षित थे, यानी एक जिनको इंग्लिश आती थी और एक जिनको नहीं आती थी। तो भारतीयों के लिए तो उनका ये अधोमुखी निष्पन्द सिद्धांत जो था वो विफल साबित हुआ। मतलब जो कि मैकॉले ने सोचा था कि कुछ भारतीय जिनको हम पढ़ा देंगे वो बाकियों को भी पढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। The higher class never assisted the lower class in getting better education and raising the standard of living in their lives. It simply led to the development of individuals like Mohanlal, who degraded even their wives due to their lack of knowledge. जो भारतीय उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने कभी भी निम्न वर्ग के लोगों की बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में या उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता नहीं की। इससे मोहनलाल जैसे व्यक्तियों का विकास हुआ, जिन्होंने ज्ञान की कमी के कारण अपनी पत्नियों को ही अपमानित किया। मतलब अगर आदमी पढ़ा लिखा हो जाता था तो वो अपनी अनपढ़ औरत की इज्जत नहीं करता था। इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट टू बिलीव दैट मैकॉले वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। ये मानना भी गलत है कि मैकॉले भारत में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था। सो यहाँ पे खत्म होता है मैकॉलेज मिनट। अब हम पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं ना, कोशिश करिए पॉइंट वाइज में लिखें, हेडिंग्स डाल के लिखें, मतलब अंडरलाइन उंडरलाइन करना। इस सब से ना थोड़ा सा आपका आंसर हाईलाइटेड हो जाता है, और टीचर को अगर आपका आंसर आसानी से समझ में आ जा रहा है तो वो मार्क्स भी अच्छे देगा। वुड्स डिस्पैच यानी वुड का प्रेषक। वुड्स डिस्पैच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चार्ल्स वुड प्रिपेयर्ड अ डिस्पैच ऑन एन एजुकेशनल सिस्टम फॉर इंडिया इन 1854. This document known as the Magna Carta of English Education in India. This was the first comprehensive plan for the spread of education in India. Charles Wood was a British member of Parliament and a member of the Liberal Party. चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत के लिए एक शैक्षिक प्रणाली पर एक प्रेषक तैयार किया। इस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। तो वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश संसद सदस्य और लिबरल पार्टी के सदस्य थे। फ्रॉम 1846 to 1852 he was chancellor of the exchequer. Later he was appointed president of the East India Company's Board of Control. He sent the Woods Dispatch to Governor General Lord Dalhousie in 1854. 1846 से 1852 तक वह राजकोष के चांसलर रहे। बाद में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को वुड्स डिस्पैच भेजा। यहाँ पे डिस्पैच का मतलब है डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं ये वुड्स डिस्पैच क्या था। फीचर्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, इसकी विशेषताएं। सर चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया. In 1854, he dispatched a message to Lord Dalhousie and the then Governor General of India. बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा और महिला शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1854 में उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक संदेश भेजा, जिसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। वुड्स प्रपोज दैट प्राइमरी स्कूल्स यूज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, high schools use Anglo-vernacular languages, and college students use English as their medium of instruction. मैकॉलेज मिनट के 20 साल बाद
चार्ल्स वुड ने अपना एक डिस्पैच लाया जिसमें कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्राथमिक विद्यालय स्थानीय भाषाओं का उपयोग करेंगे, यानी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जिसमें जैसे 1 to 5 तक के, उसमें उनकी मातृभाषा में ही उनको पढ़ाया जाएगा। उच्च विद्यालय एंग्लो स्थानीय भाषाओं का उपयोग करेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी मिक्स लैंग्वेजेस में। और कॉलेज के जो छात्र हैं उनका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा। तो चार्ल्स वुड को बेसिकली इंडियन एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने को बोला गया था। द डिस्पैच फर्स्ट शेड्स लाइट ऑन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। इट प्रायोरिटाइज्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन एजुकेशन अबव ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी। यह डिस्पैच सबसे पहले तो भारत में कंपनी की शैक्षिक नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। इसने कंपनी की अन्य सभी जिम्मेदारियों से ऊपर भारतीय शिक्षा की जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। नाउ लेट्स नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के क्या उद्देश्य थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड इंडियंस विथ वेस्टर्न नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेस्टर्न कल्चर। भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान और पश्चिमी संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करना। टू एजुकेट इंडियन नेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। सबसे बड़ी चीज, आखिर ब्रिटिशर्स इंडियंस को एजुकेट करना क्यों चाहते थे? ताकि उन्हें अपने कामकाज करने के लिए पढ़े लिखे नौकर मिल सकें। तो लोक सेवकों का एक वर्ग तैयार करने के लिए भारतीय मूल निवासियों को शिक्षित करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का। टू एनकरेज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाइल ऑल्सो इम्प्रूविंग द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अगली पीढ़ी के नैतिक चरित्र में भी सुधार करना। To improve the practical and vocational skills of Indians so that more and more articles can be produced, as well as to create a good market for the consumption of those goods. भारतीयों के व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल में सुधार करना ताकि अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और साथ ही उन वस्तुओं की खपत के लिए एक अच्छा बाजार भी तैयार किया जा सके। Recommendations of Woods Dispatch। वुड्स डिस्पैच की सिफारिशें। For the first time, Woods Dispatch recommended the establishment of a Department of Public Instruction in each of the 5 provinces, Bengal, Bombay, Madras, Punjab and Northwestern provinces। तो पहली बार भारत में वुड्स डिस्पैच ने 5 प्रांतों यानी कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में से प्रत्येक में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की सिफारिश की। The expansion of mass education was another major recommendations of the dispatch। डिस्पैच की एक और प्रमुख सिफारिश थी जन शिक्षा का विस्तार करना। It was discovered that the common people lacked educational opportunities, so much emphasis was placed on increasing the number of primary, middle and high schools। प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि यह पता चला कि आम लोगों के पास शैक्षिक अवसरों का अभाव था। मतलब इन सब स्कूल्स की कमी होने की वजह से बहुत कम लोग ही स्कूल जा पाते थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास was recommended by the dispatch। The universities were to be modeled after the University of London। डिस्पैच द्वारा 3 प्रेसिडेंसी शहरों यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। विश्वविद्यालयों को लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप ही बनाया जाना था। Departments of Arabic, Sanskrit and Persian as well as law and civil engineering were to be established at the universities। विश्वविद्यालयों में अरबी, संस्कृत, फारसी, इनके साथ साथ कानून और सिविल इंजीनियरिंग विभाग भी स्थापित किए जाने थे। Woods Dispatch advocated for the establishment of a grant in aid system in Indian education। Wood Dispatch ने भारतीय शिक्षा में अनुदान सहायता प्रणाली की स्थापना की बात कही। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या था वुड्स डिस्पैच का। वुड्स डिस्पैच का प्रभाव। इन 1857 बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन ऑल प्रोविंसेस। सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग भी स्थापित किए गए। Bethune School, founded by J.E.D. Bethune, was established for women's education। Bethune School यानी जो J.E.D. Bethune द्वारा स्थापित किया गया था, उसे महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया। An agriculture institute in Pusa, Bihar,
and an engineering institute in Roorkee were established. बिहार के पूसा में एक कृषि संस्थान और रुड़की में एक इंजीनियरिंग संस्थान की भी स्थापना की गई. The education system in British India was rapidly westernized with European headmasters and principals in schools and colleges. स्कूलों और कॉलेज में यूरोपियन हेडमास्टर और प्रिंसिपल के साथ ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ. देयर वर प्राइवेट इंडियन एजुकेटर्स, मतलब इन स्कूल्स में संस्थानों में निजी भारतीय शिक्षक भी थे. तो मैकॉलेज मिनट के हिसाब से ये थोड़ा सा एक बेटर चीज आया था कि अब दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ाया जा रहा था भारत में. सो दैट इज इट. आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे. तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.